हरिओम उमानंदमय ओम शांतिमय ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत चिंतन की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। चिंतन किसे कहते हैं? समस्या के समाधान के लिए जो हम मानसिक रूप से विचार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन। चिंतन एक विचारात्मक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान तक व्यक्ति को पहुंचाने का कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। यह चिंतन समस्या को लेकर के हो सकती है, आवश्यकता को भी लेकर के हो सकती है। जैसे यदि आपको कंपटीशन निकालना है तो कंपटीशन के विषय में आप सोचेंगे कि कैसे कैसे क्या करना होगा, उस तरह से विचार करते हुए अपने दिमाग में व्यवस्थित करते हुए प्रयास करते हैं। वह भी एक प्रकार का चिंतन है। तो यह चिंतन जो है समस्या के हल के लिए भी हो सकता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हो सकता है, या आवश्यकता में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो तो उस बाधा को समाप्त करने के लिए भी हो सकता है। तो चिंतन के विभिन्न स्वरूप होते हैं और चिंतन कि अगर हम विशेषताओं की बात करें तो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है समस्या का हल। चिंतन की पहली विशेषता ये होती कि आवश्यकता को पूर्ति हेतु या समस्या के समाधान हेतु ही वैचारिक रूप से मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से हल ढूंढा जाता है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रत्ययों का पुनर्गठन। इस प्रत्यय का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा का तात्पर्य होता है कि किसी भी विषय में आप जो विचार धारण किए हैं वो अवधारणा कहलाती है। जैसे फला नेता बहुत अच्छा है, फला नेता बहुत खराब है, ये आपकी अवधारणा है। कहने का ये तात्पर्य है कि वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति जो आपकी सोच है, उसके विषय में जो आप जानते हुए अपने मन में धारण किए हैं वही क्या कहलाती है? अवधारणा। उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट, प्रत्यय। उसे को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो जब समस्या कोई आती है तो उसका हल जो है, आदमी जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अंदर विचार रखा है या विचार को धारण किया हुआ है, उसी से उसको अरेंज करता है, व्यवस्थित करता है, पुनर्गठित करते हुए उस भी समस्या का हल निकालने का प्रयास करता है। तो समस्या जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो चिंतन समस्या के समाधान के लिए प्रत्ययों का पुनर्गठन है, ताकि वह पूर्व के अनुभवों के माध्यम से उस समस्या को हल निकाल देता है। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे अगर जानवर को कोई डॉक्टर है तो जानवरों के आधार पर कुत्तों का भी थोड़ा इलाज कर सकता है। तो यानी वो क्या किया कि पूर्व का जो जानवरों का वो अध्ययन किया है उसमें जो है वो स्पेशल कुत्तों के भी नॉर्मल दवाई वो दे सकता है। तो यह हुआ कि कुत्ते की जो संबंधी जो समस्या थी, कुत्ते से जो संबंधी समस्या थी, उसका हल वह पूर्व के अनुभवों के आधार पर ही किया है। वह भी एक प्रकार का क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। अगला, विचारात्मक समायोजन। चिंतन क्या है? एक विचारात्मक समायोजन, यानी विचारों को जो अपने ज्ञान के माध्यम से विचारों को धारण किया है, अनुभव के माध्यम से जो विचारों को धारण किया है, वह देश काल वातावरण के अनुसार समायोजित होने में उसको क्या करता है? उसका उपयोग करता है। जैसे आप रिश्तेदारी में गए तो वहाँ सबका हाव भाव विचार देखते हुए समायोजन होने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर जो है व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति का परिस्थिति के बीच में, व्यक्ति का आवश्यकता के बीच में, व्यक्ति का विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में उत्तम भाषा, उत्तम तर्क, उत्तम बात बोलना भी क्या कहलाता है? एक प्रकार का चिंतन कहलाता है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि विचारों का परिस्थितियों के आधार पर उचित ढंग से व्यक्त करना, उचित रूप में विचारों को बताना, वो भी क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। आगे हम बात करें तो सृजनात्मकता में भी चिंतन होता है। सृजनात्मकता के रूप में भी चिंतन पाया जाता है। जैसे नई चीज़ों को खोज करके निकालना। जब नई चीज़ों को आप खोज करते हैं तो निश्चित रूप से आप पूर्व के ज्ञान का, पूर्व के अनुभव को अच्छे ढंग से समझते हुए उसको और आगे बढ़ाने का या नए रूप देने का प्रयास करते हैं। तो सृजनात्मकता भी एक प्रकार का क्या कहलाती है? चिंतन कहलाती है। जो वस्तु के निर्माण में या वस्तु के परिवर्तन में या वस्तु के गुणात्मक वृद्धि में या वस्तु का मानव के लिए नवीन रूपों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से वैचारिक परिवर्तन है, क्योंकि पहले यह मानसिक रूप से घटित होता है तब जाकर के व्यवहार में घटित होता है। तो सृजनात्मकता भी एक प्रकार का क्या कहलाती है? चिंतन ही है। आगे की बात करें, पांचवी विशेषता तक ज्ञान एवं तर्क। याद रखिएगा, जब तक ज्ञान नहीं है और जब तक आप सिस्टमेटिक किसी बात को एक दूसरे से जोड़ के नहीं देख पाएंगे तब तक चिंतन होना संभव नहीं है। तो अर्थात चिंतन की प्रक्रिया ज्ञान और क्रमशः तर्क के आधार पर आगे बढ़ती है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे है स्मृति
अस्थायी। तो जब किसी चीज़ का चिंतन किया जाता है तो किसी चीज़ का महत्व समझ में आता है, किसी चीज़ का तुलनात्मक स्वरूप समझ में आता है, कौन अच्छा है कौन खराब है, कौन किस सीमा तक अच्छा है कौन किस सीमा के बाद असफल है। ये सब अनेक प्रकार के महत्व, योग्यता, क्षमता, स्वरूप, परिवर्तन, तुलना इत्यादि अनेक प्रकार की गतिविधियाँ उस विषय के अंदर समझ में आती हैं। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति की जो स्मृति क्षमता होती है वह शॉर्ट टर्म मेमोरी से बढ़कर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, अर्थात दीर्घकालीन स्मृति क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है। क्योंकि चिंतन जो है किसी चीज़ का व्यवस्थित और व्यापक अनुभव, सोच समझ, व्यवहार, अवधारणा विकसित कर देता है। तो चिंतन से हमारी स्मृति क्या होती है, अस्थायित्व उसमें आ जाता है। अगला है व्यापकता एवं व्यवस्थित। चिंतन अपने आप में एक बहुत व्यापक है। यह चिंतन क्या है, अपने आप में क्या है, व्यापक है। चिंतन जो है, चिंतन की प्रक्रिया में समस्या के समाधान के साथ साथ उसका प्रभाव, उसका उपयोग, उसका कारण, उसका निवारण, उसका जो है परिवर्तन, उसकी तुलना, उसका जो है स्वभाव, एक प्रकार से उसका स्वयं अपने आप का व्यक्तित्व, ये सब अनेक बातें समझ में आती हैं या उसका आदमी उपयोग करके समस्या का हल ढूंढता है। तो इसलिए चिंतन क्या है, व्यक्ति को किसी समस्या के संदर्भ में या आवश्यकता के संदर्भ में व्यवस्थित बनाने के साथ साथ उसे व्यापक बनाता है, जिसके आधार पर वह समस्या को हल करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो यह भी इसकी चिंतन का ही विशेष रूप होता है। अगला है चिंतन सरल से जटिल की ओर होता है। चिंतन जो है, जिसकी जो भी मानसिक क्षमता होती है वह प्रारंभ में सरल विषयों सरलता से समझता है, फिर वो जैसे जैसे उससे आगे बढ़ता जाता है, आवश्यकताओं के पूरा हेतु या विकास हेतु जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है तो समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं, जिसके आधार पर उसके चिंतन की क्षमता भी बढ़ती जाती हैं। तो यानी कहने का मतलब है चिंतन की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर चलती है, सामान्य से विशेष की ओर चलती है। तो जितना ही, जैसे नवजात शिशु है तो सरल समस्याओं को ही वो चिंतन के रूप में लेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी तो सरल समस्याएं यानी सामान्य समस्याएं से आगे बढ़ कर के वह उससे संबंधित जटिल समस्याओं पर विचार विमर्श व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम कहें तो चिंतन जो है, चिंतन की जो प्रक्रिया है वह सरल से जटिल की ओर चलती है। आगे अगर हम देखें, 9वां जो है महत्वपूर्ण विशेषता है संप्रेषण में प्रभाव। संप्रेषण का मतलब होता है जानबूझ करके अपने विचारों को, व्यवहारों को, क्रियाकलापों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, बताना, समझाना, ये सब क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। तो जब चिंतन आदमी को जब व्यवस्थित बना देता है, व्यापक बना देता है, उसके स्मृति को, ज्ञान को, तर्क को व्यापकता देता है, तो उससे क्या होता है, वह उसके प्रभाव में, उसके भाषा के प्रभाव में, विचार के प्रभाव में और महत्व, किसी चीज़ के महत्व बताने के प्रभाव इत्यादि गतिविधियों में क्या आती है, क्या आ जाती है, प्रभाविकता बढ़ जाती है। उसका जो है व्यापक अवधारणा या व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो संप्रेषण में जब आदमी जब बोलेगा, जो समझाएगा, जो बताएगा, उसमें एक क्या होती है, एक प्रभाव बढ़ जाती है, एक तेज बढ़ जाता है, एक उसको सुनने वाले बहुत से लोग हो जाते हैं। तो चिंतन जो है संप्रेषण के प्रभाव को भी क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि चिंतन अपने आप में व्यवस्थित, व्यापक, सुसंगठित स्मृति, ज्ञान इत्यादि क्षमताओं को आगे बढ़ाता है, जिसके कारण से उसके बोलने के या विचारों के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, जिससे लोग प्रभावित होकर के उसका अनुकरण करने लगते हैं या उसकी बात मानने लगते हैं। आगे अगर हम बात करें तो चिंतन क्या एक संयुक्त परिणाम है। जैसे अनेक कार्य आपके सामने उपस्थित हुए, कौन सा कार्य पहले करूं, 10 कार्य 5 कार्य उपस्थित है, कौन सा कार्य पहले करूं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, चिंतन की, कौन सा ज़्यादा महत्व का है, कौन सा कम महत्व का है, उस हिसाब से आप उसे सिस्टमेटिक करेंगे। तो चिंतन जो है एक प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में संयुक्त परिणाम, आपको एक प्रकार से संयुक्त रूप से योग्यता, क्षमता या व्यवहार को निर्धारित करने का आधार भी बनता है, या ये कहें कि आपके व्यक्तित्व के निर्माण हेतु चिंतन क्या है, एक प्रकार से जो है वो सहारा देता है, एक दिशा देता है, एक समझ देता है। तो डायरेक्शन का, व्यक्तित्व के डायरेक्शन का भी कार्य चिंतन करता है। आगे अगर हम बात करें 11वीं इसकी विशेषता, चिंतन का अंकुरण चेतना से होता है। यानी जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वहाँ से आप चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहने का मतलब यह है, अगर समस्या है, आप ध्यान नहीं देंगे तो चिंतन की प्रक्रिया भी नहीं होगी। जब आप उस पर ध्यान देंगे तभी चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो चिंतन क्या है,
चिंतन समस्या के समाधान हेतु चेतनात्मक एक प्रक्रिया है। जहाँ तक आप उसमें माथा मारेंगे, जहाँ तक उस पर ध्यान देंगे, वहाँ तक वो समस्या का हल निकल करके सामने आएगा। नहीं ध्यान देंगे, कम ध्यान देंगे तो नहीं हल होगा, कम हल होगा। तो एक प्रकार से चिंतन चेतना में चिंतन चेतना में ज्ञानात्मक या वैचारिक प्रक्रिया है जो समस्या के समाधान तक व्यक्ति को या समाज को पहुंचाने का कार्य करती है। तो यह चिंतन व्यक्तिगत रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, सामूहिक रूप से हो सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर पर भी हो सकता है। तो एक प्रकार से ये चिंतन के महत्वपूर्ण विशेषताओं मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझने में सफल हो गए होंगे। सफल हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।